पूरा प्रकरण थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज का है। इसमें 24 जनवरी को एक तहरीर के आधार पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी ने एक अमन सिंह राजपूत नामक लड़के पर आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि उसने मेरी बेटी का अपहरण किया है और हत्या की है। इस गंभीर सूचना को तत्काल मुकदमे में कन्वर्ट करते हुए 5 तेज तर्रार टीमों का गठन किया था। इन टीमों ने बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में अमन सिंह राजपूत को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ में एक कुएं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। कुएं के पास जाकर के हमारी पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, SDRF की टीमों ने अथक परिश्रम करके 24/25 जनवरी की मध्य रात्रि में ही उस लड़की को बरामद किया। दुर्भाग्यपूर्ण था, उसका शव बरामद हुआ और उस शव की बरामदगी के आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया। पैनल से पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें रिपोर्ट आई। इस अमन सिंह राजपूत के डिटेल्स के बारे में जानकारी की गई और उससे पूछताछ की गई, तो इसने पूरी घटना को फिर एक के बाद एक परतें इसकी खुली, CDR एनालिसिस हुई। इसने बताया कि ये लड़का 10 महीने से इस लड़की से कांटेक्ट में था, व्हाट्सएप चैट और कॉलिंग के थ्रू इसे टच में था, लेकिन पिछले 2-3 महीने से ये शंका करता था कि लड़की किसी अन्य लड़कों से बात करती है। इस बेबुनियाद शंका पे नफरत करने लगा था, उसको बात में गालियां देता था। उसके बाद 22 जनवरी को इसने बहाने से किताब लेने और देने के बहाने से बुलाया था बबूल की झाड़ियों के पास में। उसके बाद उसको उस कुएं के पास ले गया था। फिर वहां पे इसने वही डांटना फटकारना मारपीट शुरू किया। लड़की ने जब कहा कि अब बहुत हो गया है, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, इस पर लड़का पीछे मुड़ करके अपने दोनों हाथ से उसका नाक मुंह दबा दिया है। 2-3 मिनट दबाए रखने के बाद लड़की मूर्छित हो गई है। उससे दुराचार किया है। दुराचार करते समय ही लड़की चूंकि मूर्छित अवस्था में थी, उसके बाद इसने बॉडी को कुएं में डंप करना चाहा। तभी 1 या 2 लोगों की इसको आवाजें सुनाई दी, पकड़ो पकड़ो की। उस आवाज को सुनते ही ये भाग खड़ा हुआ। वहां से जाकर के इसने अपने 2 साथियों दीपक यादव, जो कि आजमगढ़ का ही रहने वाला है, और निखिल कनौजिया, जो मऊ जिले का रहने वाला है, उन दोनों को बुला करके बॉडी को डिस्पोज करने की नीयत से कुएं के पास गया है। बॉडी ऑलरेडी वहां पे नहीं थी, वो कुएं के अंदर थी। वहां पे एक स्कूल बैग पड़ा था लड़की का, उसको उठा करके उन्होंने कुएं के अंदर फेंक दिया है। इस तरह से साक्ष्यों को छुपाया है, किसी को और पुलिस को सूचना नहीं दी है। इस तरह के गंभीर अपराध में जो मुख्य अभियुक्त है अमन सिंह राजपूत, वो दफा 364, 302, 201, 376 IPC के तहत उसको माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। जबकि इसके साथियों की चूंकि उन्होंने सूचना छिपाई है और साक्ष्य को छुपाने में, नष्ट करने में इसका अपराधी का मदद किया है, इसलिए दफा 201 IPC के तहत इन दोनों अभियुक्तों दीपक यादव और निखिल कनौजिया को भी माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया है। अभी इसमें DNA मिलान की कार्यवाही प्रचलित रहेगी, क्योंकि अमन सिंह राजपूत के बयानों के आधार पर इसने दुराचार किया है
और एक या दो लोग की आवाजें और इसने वहां पे सुनी आते हुए, इसलिए उसको क्लियर करने के लिए डीएनए मिलान की कार्रवाई अभी जारी रहेगी, ताकि हम लोग बता सकें कि इसमें एक या दो या तीन कितने लोगों का हाथ है। वो सारी चीजें साइंटिफिक एविडेंस के माध्यम से निकल के सामने आ जाएंगी। सभी वेजाइनल स्लाइड और वेजाइनल स्वाब का परीक्षण हो चुका है, उसमें कोई भी मानव वीर या सीमेन नहीं आया है, ये बताना जरूरी है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया था वेजाइनल स्लाइड और वेजाइनल स्वाब, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें कोई सीमेन नहीं आया है। इसलिए जो लड़की के कपड़े बरामद हुए हैं और साथ ही साथ ये जो अभियुक्त आज पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उनके कपड़ों को एफएसएल भेजा जा रहा है, ताकि वहां से यदि कोई डीएनए मिल सके और आगे की चीजें पुष्ट हो सके, तो उसके लिए बहुत अविलंब इसकी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ कुछ टीमें और बुलाई जा रही हैं, ताकि कुएं का और गहराई से सर्च किया जा सके, क्योंकि कुआं 80 फीट गहरा है और बहुत मशक्कत से टीमों ने उसमें से बॉडी बरामद की थी। बहुत पतला कुआं है, इसलिए जान जोखिम में डाल के भी पुलिस टीमों ने उसको बरामद किया। लेकिन अभी और उसकी सर्चिंग की आवश्यकता है, प्रोफेशनल टीमें बुलाई जा रही हैं, ताकि कुएं का बहुत गहराई से पड़ताल कराया जा सके और कुछ सबूत हासिल किए जा सके। अब पुलिस का लक्ष्य यही है कि वैज्ञानिक साक्ष्य हासिल करके, इसको कलेक्ट करके और सजा दिलाने के काम इनको करना है। ये बहुत ही जघन्य और गंभीर अपराध है। पुलिस ने प्रथम स्टेज में सफलता हासिल की है। इन 3 कुख्यात अभियुक्तों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। अब वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करके इनको यथाशीघ्र सजा दिलवाने का काम भी पुलिस बहुत जल्द करेगी। हालांकि अब कर्नलगंज के इलाके में बीए की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और उसकी मौत की इस घटना को लेकर 3 आरोपी उसके बॉयफ्रेंड समेत गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन अब भी इस घटना से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा नहीं उठ पाया है। पुलिस की थ्योरी के सामने वैज्ञानिक साक्ष्य अब भारी पड़ रहे हैं। फॉरेंसिक जांच में सीमेन का मिलान नहीं हुआ है, फिर भी दुष्कर्म कैसे हुआ, यह सवाल भी पैदा हो गया है। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा तो कर दिया, लेकिन कई ऐसे राज हैं जो अब भी बरकरार हैं। इस घटना को लेकर अब भी कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब पुलिस के पास नहीं है। मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए आरोपियों की घटना में संलिप्तता के बाबत कोई वैज्ञानिक साक्ष्य भी पुलिस नहीं जुटा सकी है। खुलासे की जो थ्योरी पुलिस ने बताई है, उसमें भी कई झोल है। पहला सवाल कि आखिरकार पीड़िता का शव किसने कुएं में फेंका। जी हाँ, भले ही पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया हो, लेकिन अफसरों के पास इस बात का जवाब अब भी नहीं है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक कुछ लोगों की आवाज लगाने पर छात्रा को घटनास्थल पर ही छोड़कर आरोपी अमन भाग निकला था। दोबारा दोस्तों के साथ वहां पहुंचने पर छात्रा नहीं मिली, जिसके बाद तीनों वापस चले आए। सवाल यह है कि छात्रा का शव कुएं में किसने फेंका। लेकिन ऐसे में पुलिस अफसरों का अब ये कहना है कि इस संबंध में जांच अभी चल रही है। सवाल नंबर 2, अगर अमन सिंह राठौर को पकड़े जाने का डर था तो वो घटनास्थल पर दोबारा क्यों गया। पुलिस का कहना है कि मौके से भागने के करीब 2 घंटे बाद अमन अपने दोस्तों संग दोबारा लाश को ठिकाने लगाने घटनास्थल पर पहुंचा। सवाल ऐसे में ये है कि कुछ लोगों की आवाज आने पर अमन मौके से भागा था। वह यह भी जानता रहा होगा कि दोबारा वहां जाने पर उसके पकड़े जाने की आशंका है, तो फिर वहां वह खुद फंसने के लिए मौके पर क्यों जाएगा। सवाल नंबर 3, फॉरेंसिक रिपोर्ट में अगर सीमेन नहीं तो फिर दुष्कर्म की पुष्टि कैसे। पुलिस के मुताबिक वेजाइनल स्वैब व स्लाइड की फॉरेंसिक रिपोर्ट में सीमेन की पुष्टि नहीं हो सकी है। अब सवाल यह है कि ऐसे में दुष्कर्म की पुष्टि कैसे हुई। साथ ही बिना डीएनए जांच के यह कैसे पता चला कि दुष्कर्म करने वाला अमन ही था। फिलहाल पुलिस अफसरों का यह भी कहना है कि मृतका के कपड़ों को डीएनए जांच के लिए भेजा जाएगा। आरोपियों के डीएनए सैंपल से इसका मिलान भी कराया जाएगा। सवाल नंबर 4, अगर अमन सिंह राठौर को शक के घेरे में आने का डर था तो उसने पीड़िता के रूम पार्टनर को आखिरकार फोन कॉल क्यों किया। पुलिस का यह भी कहना है कि घटना के अगले दिन सुबह 11 बजे अमन ने मृतका की सहेली को फोन कर उसके बारे में पूछा। इसके बाद ही सहेली ने शक होने पर छात्रा के पिता को अमन का फोन नंबर दिया। अब सवाल यह है कि इस बात की पूरी आशंका थी कि फोन करके छात्रा के बारे में पूछने पर सहेली को सबसे पहले अमन पर ही शक होगा। इसके बाद भी अमन उसे फोन करने की गलती क्यों करेगा, जबकि वह जानता था कि छात्रा की हत्या हो चुकी है। सवाल नंबर 5, आखिरकार इस पूरी घटना के बाद भी अमन सिंह राठौर ने क्यों नहीं डिलीट की पीड़िता के साथ की हुई व्हाट्सएप चैट।
पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के कब्जे में 4 मोबाइल मिले हैं, जिनमें से काफी डाटा डिलीट किया जा चुका है, लेकिन दावा यह भी है कि अमन के मोबाइल से वह व्हाट्सएप चैट मिले हैं जिसमें उसकी छात्रा से बातें हुई हैं। अब यह सवाल है कि अगर अमन ने हत्या की तो उसने पीड़िता से व्हाट्सएप हुई चैट के रिकॉर्ड क्यों नहीं डिलीट किए। इस पूरी घटना में आरोपी चाहे अमन सिंह राठौर हो या उसके साथ के दोस्त हो या फिर कोई और हो, लेकिन बात यहाँ पर है न्याय की, बात है यहाँ पर महिला सुरक्षा की, बात है यहाँ संपूर्ण देश के, भारत के बेटियों की। जी हाँ, महिला सुरक्षा एक मांग, ये वो मुहिम है जो हमने चलाई है और ये मुहिम तब तक नहीं रुकेगी जब तक प्रशासन या फिर सरकार द्वारा हो रही ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्यवाही नहीं होगी। वर्तमान में हर ओर हमें सुनने को मिलता है महिला सुरक्षित है, जेंडर इक्वालिटी हमारे बीच चल रही है, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण जैसे शब्दों का ढिढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या वाकई में महिला सुरक्षित है?